क्या तुमने कभी ऐसा जीव देखा है जो बिल्कुल भी सच ना लगे? हो सकता है रात में आपने कोई लंबा पतला डरावना जीव देखा हो जिसकी आंखों से आग निकल रही थी और वो तुम्हारी तरफ आ रहा था। लेकिन यार वो तो बस झाड़ियों से ढका एक लैंप निकला। क्या ये सिर्फ मेरा वहम था? अरे यार, आपको पता ही होगा कि हमारे पूर्वजों को लगता था उन्होंने भूत प्रेत देखे हैं, जैसे ड्रैगन, यूनिकॉर्न या बिगफुट। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये जीव वास्तव में कभी मौजूद थे? दोस्तों, मेरे साथ आइए, हम इन जानवरों को पर्दे से उठाते हैं बाहर। यार कुछ तो कैमरा में भी कैद हो गए। चलिए एक नजर डाल लेते हैं। लोमड़ी के लिए प्यार। अगर तुम मेरी तरह हो तो तुमने भी किसी खास इंसान को अपना दिल दे दिया होगा। ओहो, और फिर पता चला कि तुम्हारा प्यार असल में एक लोमड़ी है, मतलब उसके भेस में। क्या मजेदार बात है। ये पूर्वी एशियाई कहानियों में बहुत ही पुरानी बात है, जहां लोमड़ी की आत्मा की कहानियां मशहूर हैं। चाहे वो चीनी होली जिंग हो, जापानी किसुने हो या कोरियाई गुमे हो, सबकी कहानियां उनकी शक्ल बदलने की ताकत और हजारों पूंछ रखने की खासियत बताती हैं। कहते हैं पूंछों की गिनती लोमड़ी की उम्र और रुतबे को दिखाती थी। जितनी ज्यादा पूंछें उतनी ज्यादा उम्र, साथ ही समझदारी और ताकत। 9 पूंछें सबसे आम थीं। इन कहानियों में लोमड़ियां अक्सर खूबसूरत औरत का रूप ले लेती थीं। चीन में जब लोमड़ी औरत किसी मर्द को फुसलाती थी तो वो उसकी यांग एनर्जी चुरा लेती थी, जिससे मर्द कमजोर हो जाता था और कभी कभार मर जाता था। पर सारी लोमड़ियां बुरी नहीं थीं। जापान में कुछ इनारी की दूत थीं। शिंटो धर्म में फसल और जमीन के देवता माना जाता था इन्हें, और उन्हें बिल्कुल सफेद रंग में दिखाया जाता था। अब क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि किस जानवर ने इन लोमड़ियों को प्रेरणा दी? अरे यार नहीं, जवाब मत दो, ये तो बस मजाकिया सवाल था। आम लाल लोमड़ियां और इन जादुई लोमड़ियों में कोई फर्क नहीं होता था। जाहिर है रोजमर्रा की लोमड़ियां इतनी बूढ़ी नहीं होती थी कि उनके पास जादुई शक्तियां आ जाएं। लोमड़ियों का शाम के वक्त दिखना ही उन्हें ऐसा जीव बनाता था जो दो दुनियाओं, आम और आत्मा की दुनिया में रहता था। तुम्हें पता है, मैं डेटिंग की दुनिया में वापस जाने की सोच रहा हूँ। शायद मुझे रात में कूड़ेदान के पास घूमना शुरू कर देना चाहिए और किसी लोमड़ी जैसी लेडी का इंतजार करना चाहिए। चूसने वाला राक्षस। अगर तुम कभी जापान की नदियों में खेल रहे हो तो वहां के लोग कहेंगे कि तुम्हें कप्पा से सावधान रहना चाहिए। ये एक गॉब्लिन जैसी पानी की आत्मा है जो एक बच्चे जितनी होती है। इसका शरीर तराजू से ढका होता है। इसके हाथों में जालीनुमा उंगलियां होती हैं, बाल जबरीले होते हैं और सर के ऊपर एक गड्ढा होता है जो पानी से भरा रहता है, जैसे कोई कटोरा हो। इसका व्यवहार कभी दयालु, कभी शरारती, तो कभी बहुत खतरनाक होता है। इनकी एक अजीब आदत भी है, ये इंसानों के अंदरूनी हिस्सों को चूस लेते हैं। यार बस इतना कहूंगा कि तुम इनके पास तो बिल्कुल नहीं रहना चाहोगे। ठीक है, सुनने में बहुत ही अजीब लगता है कि ये सच हो सकता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि इस राक्षस के मौजूद होने के सबूत हैं। 2014 में इस जीव के कथित ममीकृत अवशेष मियाको नोजो शिमाजू रेजिडेंस में प्रदर्शन के लिए रखे गए थे, जो कथित तौर पर 1818 में एक नदी के किनारे गोली मारकर पाया गया था। ओहो, मैं इस पर यकीन नहीं करता। या तो अवशेष नकली हैं या फिर किसी ऐसे जानवर के हैं जिसके अंग इससे मिलते जुलते हैं, जैसे जापानी विशाल सैलमेंडर। ये दुनिया का सबसे बड़ा सैलमेंडर है, जिसका वजन 55 पाउंड तक हो सकता है और ये 5 फीट तक लंबा हो सकता है, यानी 10 साल के बच्चे जितना बड़ा। कप्पा के उलट सैलमेंडर इंसानों से बचते हैं और इनके लोगों पर हमला करने की बहुत सारी खबरें हैं। ये जिस चीज पर आक्रमण करते हैं ना, वो इनका शिकार होता है। सैलमेंडर अपने शिकार को पकड़ते वक्त जिस तरह से अपना सर झटकते हैं, उससे देखने वाले लोग डर जाते होंगे, और शायद इसी से इस पौराणिक जीव की कहानी बनी होगी। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो तो कप्पा मुझे किसी बड़े मेंढक, टॉड या कछुए जैसा ज्यादा लगता है। शायद ये कहानी किसी मम्मी पापा ने अपने बच्चों को पानी के बहुत करीब जाने से रोकने के लिए बनाई थी, एक अंदरूनी हिस्सों को चूसने वाले राक्षस की कहानी बनाकर। ये तो बड़ी कमाल की पेरेंटिंग है भाई। आंख के बदले आंख। 2000 साल पहले ग्रीक कवि होमर ने कुछ ऐसा कर डाला। अरे वो नहीं यार, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। दरअसल ओडिसी कहानी, जो ओडिसियस के मस्त एडवेंचर की कहानी है। ये कहानी थी एक टापू पर पहुंचने की, जहाँ एक आंख वाले डरावने दैत्य, बोले तो भूत रहते थे, जिन्हें साइक्लोप्स कहा जाता है। अरे यार, ये तो काफी अजीब तमाशा है। ओडिसियस और उसके दोस्तों को साइक्लोप्स पॉलीफेमस ने पकड़ लिया था, लेकिन वो चालाकी और आंख फोड़कर भाग निकले। बेशक ओडिसी एक मस्त कहानी है, लेकिन क्या कोई सबूत है कि ये आंख वाले दैत्य सचमुच थे? खैर, मेडिटेरेनियन के टापुओं पर लोगों ने सचमुच बड़ी बड़ी खोपड़ियां देखी,
जो उस कहानी को सच साबित करते हैं। लेकिन जांच से पता चला कि ये खोपड़ियां बौने हाथियों की थीं, मतलब आज के हाथियों के दूर के रिश्तेदार, जो इंसानों के आने से पहले करीब 4 लाख साल पहले तक वहां पर घूमते थे। ये बौने हाथी बस 3 फीट लंबे थे, अफ्रीकी हाथी के बच्चे जितने, और उनके बच्चे तो कुत्ते के पिल्लों जैसे छोटे थे। कितने क्यूट है ना यार। लेकिन ये डरावने साइक्लोप्स की कहानी कैसे बन गए? दरअसल हाथी की खोपड़ी में बीच में एक छेद होता है जहां उनकी सूंड होती है। वक्त के साथ सूंड सड़ जाती है और वो छेद खाली रह जाता है। उस समय ग्रीकों ने शायद ही कभी हाथी देखे थे, तो अगर वो इन हड्डियों को देखते, उस छेद को आंख का गड्ढा समझ सकते थे और सोचते कि ये साइक्लोप्स की खोपड़ी है। ग्रीक तो मेडुसा, मिनोटोर या सेरबेरस जैसी अजीब चीजों पर यकीन करते थे। तो ये बात पक्की है कि साइक्लोप्स की बात पर आंख नहीं झपकाते, क्योंकि सबूत उनके सामने था। प्राचीन बाजारों में धोखा। यूनिकॉर्न एक रहस्यमय पौराणिक जानवर है, लेकिन वो हमेशा से चमकदार सींग वाला घोड़ा नहीं था, जिसे हम आज इमोजी में इस्तेमाल करते हैं या कॉफी पर बनाते हैं। सबसे पहले 4वीं सदी ईसा पूर्व में ग्रीक डॉक्टर सीटेसियस ने भारतीय यात्रियों की कहानियां सुनी। उन्होंने एक बड़े पीले रंग के नीले आंखों वाले गधे जैसे जानवर का जिक्र किया, जिसका सर लाल था और उस पर सफेद, लाल और काले रंग के 3 सींग थे। शायद ये पहला यूनिकॉर्न था या फिर कोई बहुत ही अजीब जानवर। असल में ये चिरू, कियांग और भारतीय गैंडे जैसे जानवरों का मिला जुला ब्यारा था। सन 77 ईस्वी में रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर ने यूनिकॉर्न को एक खतरनाक एक सींग वाले जानवर के रूप में बताया, जिसे जिंदा पकड़ना नामुमकिन था। शायद वो भारतीय गैंडे की बात कर रहे थे। तो क्या चमकदार यूनिकॉर्न असल में बड़े बदबूदार गैंडे से प्रेरित था? 3री सदी ईसा पूर्व में हिब्रू बाइबल का ग्रीक में अनुवाद करने वाले विद्वानों ने रे एम को मोनोकोरोस के साथ जोड़ दिया, जिसका मतलब है एक सींग। ये नाम पहले गैंडों के लिए इस्तेमाल होता था, फिर ये लैटिन में यूनिकॉर्न्स और अंग्रेजी में यूनिकॉर्न बन गया, और ये जानवर पवित्रता और यीशु मसीह का प्रतीक बन गया। उस घुमावदार सींग की कहानी मध्य युग में नाविक और व्यापारी यूरोपीय बाजारों में सर्पिल सींग बेचते थे, ये दावा करते हुए कि मरे हुए यूनिकॉर्न के सींग हैं। लोग मानते थे कि इनमें जादुई शक्तियां हैं, जैसे पानी को शुद्ध करना या बीमार लोगों को ठीक करना। असल में ये नारवाल के दांत थे, एक आर्कटिक व्हेल जिसका बढ़ा हुआ दांत उसके सर से 6 से 9 फीट लंबा निकलता है। राजा, महाराजा और अमीर लोग ये जाने बिना कि नावल भी कोई चीज है, ये दांत खरीद लेते थे। इतना ही नहीं, डेनमार्क का सिंहासन जो 1660 में बना, वो भी यूनिकॉर्न के सींग से बनाया गया है। क्या कमाल का धोखा था मेरे भाई। उल्लू, पतंगा या फिर आदमी। 1976 में मेलिंग परिवार कॉर्नवॉल, इंग्लैंड में ईस्टर की छुट्टियां मनाने गया था। ये एक ऐसी यात्रा थी जो गलत कारणों से यादगार बन गई। वे माउनान गांव में रुके थे। उनकी 2 बेटियां वहां के चर्च के पास खेल रही थीं। अचानक उन्हें ऊपर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने ऊपर देखा तो एक डरावना अजीब सा जीव चर्च के टावर के ऊपर मंडरा रहा था। ये एक काले पंखों वाला जीव था, जिसका साइज इंसान जितना था, लेकिन इसके पंख फैले हुए थे और इसकी आंखें इतनी बड़ी थीं कि किसी इंसान के सर पर फिट होना नामुमकिन थी। लड़कियां डरकर भाग गईं और घबराते हुए अपने पिता को सब कुछ बता दिया। पिता ने ये बात स्थानीय जानकार टोनी डॉग शील्ड्स को बताई। इसके बाद 70 और 80 के दशक में और भी लोगों ने इस कार्निश जीव से डरने की बात कही, जिसे आउल मैन नाम दिया गया। हर किसी ने अपनी कहानी डॉग को सुनाई, जिन्होंने आउल मैन पर किताबें लिखी और इसे मशहूर किया। आज भी ये किंवदंती दक्षिण इंग्लैंड में डराने का काम करती भाई। लेकिन तालाब के उस पार वेस्ट वर्जीनिया, यूएसए के पॉइंट प्लेजेंट नाम के एक छोटे से गांव में, वहां के लोक कथाओं में एक ऐसा ही राक्षस मिलता है। पॉइंट प्लेजेंट एक टीएनटी इलाका था, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के लिए विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्रियां थीं। युद्ध के बाद टीएनटी अभी भी वहां रखा था, जिसने कथित तौर पर आसपास के माहौल को प्रदूषित किया। इससे लोग सोचने लगे कि इसका जंगल के जानवरों पर क्या असर होगा। फिर 1966 में 2 कपल जंगल से भागते हुए आए, कहते हुए कि उन्होंने कुछ डरावना देखा। एक इंसान जैसी आकृति, जिसके 10 फीट लंबे पंख और बड़ी चमकती हुई लाल आंखें थीं। इसे मॉथमैन कहा गया। स्थानीय अखबार ने यह कहानी छापी, जिसने पूरे शहर को इसे ढूंढने के लिए उत्साहित कर दिया। इससे ये कहानी किंवदंती बन गई और लोग आज तक कहते हैं कि उन्होंने इस जीव को कैमरा में कैद किया है भाई। तो ये आखिर था क्या? अगर ये सचमुच इंसान जैसे जीव थे, तो उनके पंखों को उतनी ताकत देनी पड़ती जितना उनका वजन होता। अगर आउलमैन और मॉथमैन दोनों 5.5 फीट लंबे थे, तो उनके पंखों का फैलाव करीब 22 फीट होना चाहिए था। ये मॉथमैन के 10 फीट पंखों से कहीं ज्यादा बड़ा है। शायद इन लोगों ने गलती से किसी बड़े उल्लू को देख लिया, जैसे यूरेशियन ईगल उल्लू। देखो, इस प्रजाति की बड़ी मादा उल्लू करीब 30 इंच लंबी हो सकती है
और इसके पंख 6 फीट से ज्यादा फैल सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत है, ये प्रजाति ना तो यूके में मिलती है और ना ही यूएस में। हाँ, पक्षी कभी कभी रास्ता भटक कर यूरोप से आ सकते हैं, या शायद ये बड़े बॉर्न उल्लू थे जो फुफकारते समय बहुत ज्यादा डरावने लगते हैं। हालांकि उल्लू ही एकमात्र जवाब नहीं हो सकता। आउलमैन की सारी कहानियां उन लोगों से आईं जिन्होंने डॉक या उसके किसी जानने वाले से बात की और फिर गायब हो गए। जानकारी के लिए बता दूं, डॉक खुद को जादूगर कहता था और अपनी लंबी लंबी कहानियों के लिए मशहूर था। मुझे आउलमैन पर भी एक अखबार की खबर तक नहीं मिली। हो सकता है कि उसने ये सब बनाया हो। दूसरी तरफ मॉथमैन की कई खबरें अखबारों में छपी, जिनमें उन लोगों के नाम और पते भी थे जिन्होंने इसको देखा। लेकिन उस समय यूएफओ और एलियंस का बुखार पूरे देश में फैला था। शायद उनकी कल्पना ने जोर मार लिया था। तुम क्या सोचते हो, क्या ये बड़े पक्षी थे या बस लंबी चौड़ी कहानियां? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। आपका क्रैकन नजर आ रहा है। समुद्र की गहराइयों में छिपे सारे समुद्री राक्षसों में से सबसे डरावना है क्रैकन। इसकी कहानी स्कैंडिनेविया के समुद्र से शुरू होती है, जहां नाविक एक विशाल राक्षस की कहानियां लेकर लौटते थे, जो एक टापू जितना बड़ा था और लापरवाह जहाजों को निशाना बनाता था। समय के साथ क्रैकन का रूप एक बिना आकार के गुब्बारे से लेकर विशाल केकड़े जैसा रह गया। 18वीं सदी में ही वो शक्ल सामने आ गई जो आज हम जानते हैं, पेड़ जितने बड़े टेंटिकल्स वाला एक विशाल स्क्विड या ऑक्टोपस। क्रैकन जैसे स्क्विड की प्रेरणा, भाई लोग चौंकना मत, विशाल कोलोसल स्क्विड से आई थी। ये बड़े सेफेलोपॉड 40 फीट से ज्यादा लंबे होते हैं, यानी आपकी स्कूल बस से भी बड़े। कोलोसल स्क्विड अंटार्कटिक के ठंडे पानी में रहता है, जबकि विशाल स्क्विड लगभग हर जगह मिलता है, सिवाय ज्यादा ठंडे और गर्म ट्रॉपिकल इलाकों के। ये देखो, 2015 में जापान के तोयामा बे में एक दिखाई भी दिया था। विशाल स्क्विड का वजन करीब 272 किलो होता है, जबकि कोलोसल स्क्विड इससे भी बड़ा है, जिसका वजन 499 किलो तक हो सकता है, यानी एक ग्रिजली भालू जितना भारी। 2000 तक भी लोगों ने क्रैकन जैसे दिखने वाले जीवों की बात की है। जूल्स वर्ने ट्रॉफी रेस में हिस्सा ले रहे फ्रांसीसी नाविकों ने एक क्रैकन जैसे स्क्विड से मुलाकात की बात बताई। क्रू मेंबर ओलिवर डी केरसाउसन ने कहा है कि कैसे वो जीव उनके जहाज के ढांचे से चिपक गया और तब तक नहीं हटा जब तक कि जहाज नहीं रुका। विशाल स्क्विड के सिर्फ 250 बार देखे जाने की बात रिकॉर्ड हुई, जिनमें ज्यादातर किनारे पर बहकर आए मरे हुए स्क्विड शामिल हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये 3280 फीट की गहराई में रहते हैं और कोलोसल स्क्विड तो 6560 फीट तक की गहराई में रहता है। इन जानवरों से जिंदा मुलाकात बहुत ही कम होती है, लेकिन क्रैकन के चालाक दल पर हमले की कहानियां सुनने के बाद शायद ये अच्छी बात है। गार्ड बर्ड कैट। 5वीं सदी ईसा पूर्व की एक किंवदंती में ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस के सेंट्रल एशिया की यात्रा शुरू करने की कहानी है। जब वो मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान को पार कर रहा था तो उसकी मुलाकात सिथियन से हुई। ये खानाबदोश लोग थे जिन्होंने चोंच और 4 पैरों वाले डरावने जीवों की कहानियां सुनाई, जो सोने से भरी गुफाओं की रखवाली करते थे और अपने बच्चों की रक्षा करते थे। अरे यार, ये जीव तो बिल्कुल ग्रिफिन जैसे लगते हैं। ये जंगली जानवर होते हैं जिनके सिर, अगले पैर और कभी कभी चील के पंख जैसे होते हैं और शरीर का पिछला हिस्सा शेर जैसा होता है। यार, ये चीजें तो कमाल की सिक्योरिटी गार्ड डॉग बन सकती थी। रुको, नहीं, ओके। एक तरह से गोबी रेगिस्तान दुनिया के सबसे बड़े जीवाश्म भंडारों में से एक है, जहां प्रोटोसेराटॉप्स के अवशेष मिलते हैं। ये डायनासोर 80 मिलियन साल पहले लेट क्रिटेशियस काल में रहता था और ज्यादा मशहूर ट्राइसेरोप्स का पूर्वज था। ये शाकाहारी जीव 6 फीट लंबा और इसका वजन लगभग 181 किलो, यानी एक बहुत बड़े जंगली सुअर जितना। क्लासिकल लोक गीतकार एड्रियन मेयर ने सोचा कि सिथियन सोने की खुदाई करते वक्त प्रोटोसेराटॉप्स की हड्डियां निकाल सकते थे, जिससे ग्रिफिन की कहानी शुरू हो गई। दोनों की चोंच वाले पक्षी जैसे चेहरे हैं, फिर भी ये स्तनधारी की तरह 4 पैरों पर चलते हैं। लेकिन हर कोई इस बात से सहमत नहीं है। बाज के सिर और शेर के शरीर वाले जानवर प्राचीन मिस्र की कला में दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में दिखे। हेरोडोटस से करीब 2000 साल पहले मुमकिन है कि जब ग्रीकों ने 8वीं सदी ईसा पूर्व में मध्य पूर्व के साथ व्यापार शुरू किया तो उन्होंने वहां की कला और धर्म की नई शैलियां अपनाई। तब पौराणिक जीव जैसे ग्रिफिन ग्रीक संस्कृति का हिस्सा बन गए। सिथियंस के लिए शायद उन्होंने हेरोडोटस की ग्रिफिन की कहानी सिर्फ इसलिए सुनाई ताकि वो उनका सोना ना चुरा लें। सांप दिखा समुद्र में। क्या तुम्हें सांप पसंद है? हाँ या नहीं? ठीक है, अगर तुमने 1 मील से भी लंबा समुद्री सांप देखा तो क्या होगा? मेरी तरफ से तो बिल्कुल ना है। विशाल समुद्री सांपों की कहानियां दुनिया भर की संस्कृतियों में फैली हुई हैं। दक्षिण एशियाई नाग देवताओं से लेकर
जापानी यूर्जिन से नॉर्स जॉर्मगंडू तक सबसे मशहूर सांप देखे जाने की घटनाओं में से एक अमेरिका के मैसाचुसेट्स में ग्लॉस्टर नाम के मछली पकड़ने वाले शहर से आई है। 1817 और 1819 के बीच एक अजीब जीव की खबरें आने लगीं, जिसे ग्लॉस्टर सी सर्पेट कहा गया। हर किसी का ब्यारा अलग अलग था, लेकिन लगभग सभी ने इसके बड़े साइज और सांप जैसे सिर की बात की। अब ये एक बास्किंग शार्क हो सकती है। जब नाव से देखो तो ये 40 फीट लंबी मछलियां पानी में बिल्कुल सांप की तरह तैरती दिखती हैं। ये पहली बार नहीं था जब इन बड़े जीवों को पौराणिक राक्षस समझ लिया गया हो। 1808 में 55 फीट लंबी बास्किंग शार्क की लाश स्कॉटलैंड के ऑर्कनी आइलैंड में स्ट्रॉन्सी के किनारे बहकर आई। इनके विशाल साइज को देखकर स्थानीय लोगों को लगा कि ये समुद्री सांप की हड्डियां हैं, लेकिन बास्किंग शार्क इस डरावने खिताब की अकेली दावेदार नहीं है। जनवरी 1860 में बरमूडा की हंगरी बे में जो समुद्री सांप समझा गया वो एक ओवरफिश निकली। ये मछलियां बिना मोटी खाल की होती हैं और उनके शरीर पर लाल बाल जैसे रेशे उगते हैं जो देखने में अजीब लगते हैं। ये समुद्री जीव दुनिया की सबसे लंबी हड्डी वाली मछली हैं, जो 50 फीट तक लंबी हो सकती हैं। लेकिन इनका रहस्यमयी स्वभाव इन्हें समझना बहुत ही मुश्किल बनाता है। 65 से 650 फीट की गहराई में रहते हैं और तभी सतह पर आते हैं जब वो बीमार हों या मरने वाले हों। तो तुम क्या सोचते हो, ग्लॉस्टर सर्पेट क्या था? एक बास्किंग शार्क, एक और फिश, या फिर कुछ और? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताओ। सब कुछ आग में खाक। कौन सा पौराणिक जीव सोने के पहाड़ जमा करता है, आग की लपटें उगलता है और आसमान में उड़ता है? आपने सही पकड़ा, पश्चिमी ड्रैगन। इन जीवों की कहानियां दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के अंत से मेसोपोटामिया में हमारे साथ चली हैं। हालांकि शुरुआती ड्रैगन ज्यादा पतले और सांप जैसे दिखते थे। 8वीं सदी के बाद ही यूरोप में वे पंखों वाले 4 पैरों वाले जानवरों में बदल गए। आग उगलने की बात शायद तब आई जब ईसाइयों ने ड्रैगन को शैतान और नर्क की आग से जोड़ दिया। दूसरी तरफ पूर्वी एशियाई ड्रैगन है। ये सांप जैसे जीव समझदार होते हैं, अक्सर पानी से जुड़े होते हैं और ज्यादातर शांत रहते हैं। तो किस जानवर ने इन जीवों को प्रेरणा दी? यार ये पूछना आसान होगा कि किस जानवर ने इनको प्रेरणा नहीं दी। जब भी पुराने लोगों की बड़े जानवरों की जीवाश्म हड्डियां मिली, उनकी सोच ने, जैसा समझ में आता है, डरावने राक्षसों की कहानियां बना दी। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रिया के क्लागेनफर्ट शहर को ले लो, जहां टाउन हॉल में एक खोपड़ी रखी थी जिसे लिडवर्म माना जाता था, एक सांप जैसा ड्रैगन जिसे एक नाइट ने मारा था। इस किंवदंती को सम्मान देने के लिए उस खोपड़ी को देखकर एक मूर्ति बनाई गई। लेकिन 1800 के दशक में जूलॉजिस्ट ने पता लगाया कि ये वास्तव में एक ऊनी गैंडे की खोपड़ी थी। तो गैंडों को यूनिकॉर्न और ड्रैगन समझ लिया गया। ये तो कमाल है यार। इससे भी बढ़कर 16वीं सदी में चीन में एक दरबारी डॉक्टर ने एक मेडिकल किताब लिखी जिसमें ड्रैगन की हड्डियों से बनी दवा की बात थी, जो कि असल में जीवाश्म थी। ये शायद डेनोसेफालोसॉरस ओरिएटिलिस की थी, ट्राइसिक काल का एक 16 फीट लंबा जलीय सरीसृप, जो देखो तो इसका सांप जैसा शरीर पारंपरिक चीनी ड्रैगन से बिल्कुल मिलता जुलता है, जिनके पास पंख नहीं होते और जो हवा में उड़ने की कहानियों में सुनते हैं। लेकिन सिर्फ जीवाश्म ही इन अनोखे दिखने वाले जीवों की कहानियों को हवा नहीं देते। 2017 में चीन के उत्तरी हेबेई प्रांत में जांगजाह कोहिके गांव वालों ने दावा किया कि उन्होंने 60 फीट लंबा ड्रैगन का कंकाल पाया। हालांकि ये जीवाश्म जैसा दिखता था और कई स्थानीय लोगों को यकीन दिला दिया कि ड्रैगन उनके बीच में रहते हैं, लेकिन ये असल में एक मूवी प्रॉप था। फिर भी इसकी बनावट और साइज बहुत ही कमाल की थी। एक और सिद्धांत यह है कि ड्रैगन हमारे दिमाग से निकले उन सारे शिकारी जानवरों के मिश्रण के रूप में जिनसे हमारे पुरखे डरते थे, जैसे बड़ी बिल्लियां, सांप, मगरमच्छ और शिकारी पक्षी। रुको, अगर शुरुआती ड्रैगन सारे बड़े सांप जैसे जीवों की तरह दिखते थे तो ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है कि वो बड़े सांपों से प्रेरित थे। लगता है अच्छा रिसर्च किया मैंने। एलियन खलनायक। 1970 के दशक के मध्य से प्योर्टो रिको के किसान एक डरावने दृश्य के साथ जागते थे। उनके मवेशी मारे गए थे, उनका खून निकाला गया था और कुछ के गले काटे गए थे। गवाहों ने बताया कि एक अजीब जीव अंधेरे में घूमता था, जिसके नुकीले दांत और चमकती आंखें थीं। ये जो नरसंहार था ये बढ़ता चला गया और 80-90 के दशक में दक्षिण अमेरिका तक में ये फैल गया, जहां इसे एल चुपाकाब्रा, बकरी चूसने वाला के नाम से जाना गया। सबसे मशहूर कहानी मेडेलिन टोलेंटिनो की है, जो अगस्त 1995 में कैनोवानास में हुई। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने इस राक्षस को अपनी गली में घूमते हुए देखा। उन्होंने इसे कंधों तक लगभग 3 फीट लंबा बताया, जिसके इंसानी हाथ थे, बड़ी आंखें थीं, नाक नहीं थी और ग्रे रंग की त्वचा थी जो गीले चमड़े की तरह दिखती थी और खुरदुरे बालों की टुकड़ों से ये ढकी हुई थी।
इस विवरण से बने स्केच सचमुच डरावने थे, जिससे कुछ लोगों को लगा कि ये जीव शायद अंतरिक्ष से आया हो या किसी गुप्त सरकारी प्रयोग का नतीजा हो। लेकिन मुझे डर है कि हमारा पुराना दोस्त बचकिल मैन यहाँ पर है, बस इस सच का खुलासा करने के लिए। चुपाकाब्रा शायद सिर्फ कोयोट है जो मैनेज नामक गंभीर स्किन बीमारी से पीड़ित हैं। ऐसा तब होता है जब पैरासाइट्स जानवर की त्वचा के नीचे घुस जाते हैं और अंडे और कचरा छोड़ते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम की ओर से सूजन प्रतिक्रिया होती है। जानवर के बाल झड़ने लगते हैं और त्वचा घावों से ढक जाती है, जिससे वो खुरदुरी दिखने लगती है। ये स्थिति कुत्तों जैसे जानवरों के लिए बहुत ही कमजोर करने वाली होती है और बीमार कोयोट को जीवित रहने के लिए मवेशियों जैसे आसान शिकार पर निर्भर होना पड़ता है। मैनेज से पीड़ित कुत्ते ही एकमात्र प्रेरणा नहीं हो सकते। टोलेंटिनो और अन्य गवाहों ने कहा था कि चुपाकाब्रा साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म स्पीशीज के एलियन खलनायक से मिलता जुलता था, जो उसी साल रिलीज हुई थी। शायद टोलेंटिनो की अति सक्रिय कल्पना ने एक बीमार कोयोट की खुरदरी बनावट को बढ़ा चढ़ाकर एलियन जैसा रूप दे दिया। कारण चाहे जो भी हो, मुझे खुशी है ये जानकर कि ये चीज शायद सिर्फ एक बीमार कुत्ता है, ना कि कोई मवेशियों का भूखा अंतरिक्ष वैम्पायर। माउंटेन मैन। बंदर और इंसान मिक्सचर की कहानियां पूरे देश में फैली हुई हैं, बल्कि पूरी दुनिया में। यूरोप के जंगली आदमी से लेकर हिमालय की शानदार यति तक। लेकिन सबसे मशहूर तो उत्तरी अमेरिका का बिगफुट या सास्क्वॉच है, जिसकी कहानी पुरानी जनजातीय लोक कथाओं से शुरू होती है। सास्क्वॉच शब्द कथित तौर पर कनाडा के एट्रस एल्स से आया है, जो शक्ल बदलने वाले सास्क्वेट्स में विश्वास करते थे। आज भी लोग दावा करते हैं कि उनके पास सबूत हैं कि ये जंगल में मौजूद है। बस इस मजेदार सफर को देखो जरा। 2016 में रूस के बशकोर्तोस्तान में हुई थी ये घटना। वाह, रूस में भी बिगफुट है। इस तरह के डरावनी घटनाओं के बावजूद शक करने वालों ने इंसानी बंदरों की कहानियों को बकवास कहकर खारिज कर दिया। हालांकि 1935 में हांगकांग में एक असामान्य रूप से बड़े दांत की खोज ने बिगफुट पर यकीन करने वालों को हौसला दिया। तब से एक विशाल प्रागैतिहासिक बंदर के जीवाश्म जबड़े और इसके दांत चीन, वियतनाम और भारत में मिले हैं। ये गिगेंटोपिथेकस के थे। ओरंगटन का एक रिश्तेदार। ये विलुप्त बंदर लगभग 12 से 8 मिलियन साल पहले जीवित था। 10 फीट से ज्यादा लंबा खड़ा होता था और इसका वजन 544 किलो था। रुक जाओ भाई, क्या बात है। जैसा कि मैंने बताया, ये जानवर एशिया में लगभग 12 से 8 मिलियन साल पहले जीवित था। 4 पैरों पर चलकर और पौधे खाकर बिताता था। क्रिप्टोजूलॉजिस्ट, जो लोग उन पौराणिक जीवों की खोज करते हैं जिनका अस्तित्व साबित नहीं हुआ, उन्होंने तर्क दिया कि गिगेंटोपिथेकस के रिश्तेदार अभी भी उन जगहों पर जीवित हो सकते हैं जहां बंदर आदमियों की खबरें आती हैं। हालांकि बिगफुट के दीवाने इन दावों को खारिज करते हैं। कहते हैं कि बिगफुट फुर्तीला और 2 पैरों पर चलने वाला है, ना कि 10 फीट लंबा ओरंगटन। यार, बिगफुट फैन क्लब की सियासत मेरी कल्पना से तो ज्यादा पेचीदा है। घोड़े की चढ़ाई। घोड़े की सवारी करना मुश्किल है। पहले आपको उन्हें अस्तबल से बाहर निकालना पड़ता है, फिर सारा सामान उनके ऊपर बांधना पड़ता है, फिर उन पर चढ़ने की कोशिश करनी पड़ती है और फिर ऊपर टिके भी रहना पड़ता है। क्या ये आसान नहीं होता अगर आप बस घोड़े से जुड़े हुए होते? यहीं पर सेंटोर होना काम आता है। ये ग्रीक पौराणिक कथाओं की एक काल्पनिक प्रजाति थी, आधे इंसान आधे घोड़े, जो थेस्लिया और आर्केडिया के पहाड़ों में रहते थे। सेटोर के अस्तित्व में आने की कुछ कहानियां हैं, पर यह बच्चों के लिए नहीं है। एक कहानी में सेटोरस नाम का किरदार कुछ घोड़ियों के साथ दोस्ताना हो जाता है, जिसके नतीजे में सेटोर प्रजाति बनती है। जानवरों के साथ ज्यादा घनिष्ठता को एक तरफ रख दें तो क्या सचमुच आधे इंसान आधे घोड़े वाले जीव इधर उधर दौड़ रहे थे? नहीं, लेकिन शायद असल जिंदगी में देखी गई किसी चीज से प्रेरित थे। प्राचीन क्लासिकल काल में, यानी 510 से 323 ईसा पूर्व के समय में, लोग घोड़े की सवारी नहीं करते थे। तो जब सिथियन घुड़सवार, जो पूर्व के खानाबदोश योद्धा थे, लूटपाट करने आए, तो डरे हुए ग्रीकों ने सवार और घोड़े को एक ही जीव समझ लिया होगा। ऐसा ही कुछ तब होता है जब घोड़े की सवारी करने वाली संस्कृतियां उन लोगों के संपर्क में आती हैं जो सवारी नहीं करते। जब स्पेनिश विजेता मैक्सिको पर चढ़ाई करने आए तो वहां के मूल निवासी एस्टेक और इंका का मानना था कि जानवर और इंसान एक ही जीव हैं। अब ये उन इंसानी जानवरों का इकलौता कारण तो नहीं हो सकता। घोड़े के पिछले हिस्से के साथ इंसानों की टेराकोटा मूर्तियां माइसिनियन शहर ओगारित में मिली थीं, जो आज का सीरिया है, और ये ग्रीक कांस्य युग की हैं। ग्रीकों ने शायद ये शैली पूर्व की दूसरी सभ्यताओं के साथ युद्ध, व्यापार या यात्रा के जरिए संपर्क में आने पर अपनाई होगी। माफ कीजिएगा, मैं ना कहने वाला बन गया। हम अपनी कहानियों के अंत तक पहुंच गए हैं। तुम्हारा पसंदीदा पौराणिक जीव कौन सा था, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताओ। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।